Hello guys, welcome to Ashta channel. Start क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ओके, बुक का नाम है ये इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। आज हम इस बुक का चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो चैप्टर का नाम समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम हमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों दिया है। ठीक है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या, मतलब इस चैप्टर का जो नाम है वो क्यों रखा गया है ये, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हम इंडिपेंडेंस जिस टाइम इंडिपेंडेंस हम हुए थे उस टाइम की जो इकोनॉमी थी, जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमीज डेवलपमेंट हमें इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कैसे डेवलप हुई। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसमें ऐड ऑन होती है, इनकम ऐड ऑन होती है। इसके अंदर जो भी पर्सन होता है, जो भी कुछ भी बाय करता है, उसके ऊपर जीडीपी लगती है। ये तो सबको ही पता है। हम एक टॉफ़ी भी खरीदेंगे या फिर हम कुछ भी 1 रुपये का 2 रुपये का कुछ भी खरीदेंगे ना, उस पर जीडीपी लगी हुई है। और जो कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उस पर भी जीडीपी लगी है ना। तो वही चीज़ है। ठीक है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एन इकोनॉमी इन ईयर। ठीक है, अब देखो, वाइट इकोनॉमी भी होती है और ब्लैक इकोनॉमी भी होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, अब जो वाइट इकोनॉमी होती है, तो ये जो वाइट इकोनॉमी होती है वो हमें शो होती है, मतलब जो गवर्नमेंट को शो होती है। और जो ब्लैक इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट को शो नहीं होती है। मीन्स अगर कोई भी फंड है जो हमें शो हो रहा है, जो डाटा में शो हो रहा है, इट्स कॉल्ड अ वाइट इकोनॉमी। और जो डाटा में शो नहीं हो रहा वो होता है ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि ये ब्लैक फंड इसने जमा कर रखा है, वो वैसे वाला। ठीक है, फिर आता है जीडीपी, कीपिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट, प्रेस कांस्टेंट इन पर कैपिटा जीडीपी, इट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या होती है? अब देखो, इसी कंट्री की इकोनॉमिक्स ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इस इकोनॉमिक्स ग्रोथ होने पे मतलब उस कंट्री का सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब उस कंट्री को कुछ मिल रहा है, मतलब जैसे जो पर्सन है, जो भी पर्सन है, उसको कोई क्वालिटी मिल रही है कि नहीं, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब की सर्विसेज मिल रही है कि नहीं। अब हम तो अपनी जीडीपी दे रहे हैं ना, हम तो अपना पैसा दे रहे हैं ना, और गवर्नमेंट उस इकोनॉमिक ग्रोथ में वो चीज़ कर रही है कि नहीं, सड़कें सही बना रही है कि नहीं, वो चीज़ भी देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ एक साथ चलेंगी तभी तो इकोनॉमिक डेवलप करेगी, राइट? जैसे इकोनॉमिक डेवलप। ठीक है गाइस, जो जीडीपी वाला पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में आ जाता है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी पीरियड ऑफ ए ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के रूल के टाइम अब देखो, जब हम इंडिपेंडेंस का टाइम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले की इकोनॉमी के बारे में भी तो हम पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। एग्रीरियन इकोनॉमी। अब एग्रीरियन का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर, मीन्स एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड है ना वो इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद है प्रोपोर्शंस इकोनॉमी। अब प्रोपोर्शंस इकोनॉमी में क्या होता है? इसके अंदर आ जाते हैं ऑलमोस्ट रिच पर्सन, जो मतलब रिच चीज़ होती है ना, वो रिच पर्सन, लाइक रिच पीपल्स। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है अ वेल एक्सपोर्टर ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट्स। जो हैंडीक्राफ्ट्स जो चीज़ें थी, जो हाथों से बनाई जाती थी, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमी। देखो, हमने ये जानना है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है। तुम्हें मैंने पहले बताया होगा इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी हमारा कैसे बनता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मिलकर बना है, राइट? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्राइमरी सेक्टर्स होती हैं वो उसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है, और टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है? सेल ऑफ गुड। ठीक है, जो भी सेकेंडरी सेक्टर में बनता है ना, वो थर्ड सेक्टर जो होता है वो उसको
क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, जीडीपी में। ये भी जीडीपी का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जीडीपी में, ठीक है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया, किस टाइम आए, क्या क्या उन्होंने फैसिलिटीज़ अपने लिए उन्होंने क्या किया। इंडियंस के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, सब कुछ किया था अपने लिए किया था। रेलवे निकाले अपने लिए निकाले, अगर उन्होंने रोड्स बनाई है अपने लिए बनाई है, मतलब हर चीज़ उन्होंने जो भी किया है ना अपने प्रॉफिट के लिए किया है, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं था, राइट। तो देन क्राउन स्टार्टेड रूलिंग एज कंपनी गॉट फेल्ड ड्यू टू अ वॉर ऑफ 1357। गाइज डेट हमेशा याद रखना, 1 मार्क में आ जाती है, ठीक है। 1357 फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट। सो गाइज इंडियन गॉट रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 2 पार्ट्स, ओके। इसमें 2 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है, कंपनी रूल्स एंड क्राउन रूल्स, ठीक है। जो कंपनी रूल्स था वो 1757 से 1857 तक चला था, मीन्स 100 ईयर्स तक, ओके। और जो क्राउन रूल था वो 1357 से 1947 मीन्स 90 ईयर्स, अप्रॉक्स 190 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल्स किया, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स रूल इंडिया फॉर अप्रॉक्स, वही जो मैंने आपको बताया 190 ईयर्स, ओके। अब उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, इन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अब इसके अंदर देखो फीचर्स में ना बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इनको ध्यान से सुनना, ओके। यहाँ पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ वन विच इज़ द ग्रोविंग एट अ वेरी लो रेट, ओके। लो रेट में ये ग्रोविंग किया था इन्होंने, जैसे कि देखो मैंने इसमें दे रखा है, जीडीपी ग्रोथ 20% था, तो पर कैपिटा जीडीपी था 0.5%, ओके। फर्स्ट पर्सन हु एस्टिमेट इंडियन जीडीपी प्रियर टू इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट पर्सन था इंडिया का जिसने जीडीपी कैलकुलेट की थी, इट्स कॉल्ड दादा भाई नौरोजी, ओके। दादा भाई नौरोजी 1 मार्क में आ जाता है, तो प्लीज़ पढ़ लेना, ओके। फिर उसके साइंटिफिक अप्रॉक्स टू कैलकुलेट जीडीपी, ये इन सब के नाम है, ये भी पढ़ लेना। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में ज़रूर आता है ये बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं। इसके अंदर पता है मेनली आता है हमारा अंडर डेवलपमेंट, मीन्स अनडेवलपमेंट, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट भी बोल सकते हो तुम और अनडेवलपमेंट भी बोल सकते हो, कि उस टाइम इंडिया जो थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तो एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल का एंड चल रहा था, इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, अनडेवलपमेंट, द मेन रीज़न फॉर द बैकवर्ड इकोनॉमी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब मेन रीज़न क्या थे, 1947 टू 1948 में इंडिया पर कैपिटा इनकम क्या थी, 238, सिर्फ 238 थी, और लॉ लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, लॉ पर कैपिटा इनकम जो मैंने आपको बताया ये था, ट्रांजैक्शन था, हाई बर्थ एंड डेथ बर्थ था, ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे था, मास इलास्टिसिटी थी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एग्रीकल्चर पे बेस है। फिर अम्यूटेट इकोनॉमिक्स, इसमें डिवाइडेड एंड रूल, ठीक है। ये ब्रिटिश पर्सन था, उसने ना एक पॉलिसी बनाई थी, डिवाइड एंड रूल। ऑल्सो प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेटरी थी, जिसमें ये पर्सन जो कास्ट और रिलीजन्स और लैंग्वेज के ऊपर झगड़ते रहते थे। तुमने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना, ऑब्वियसली जो भी था, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था, इसी पॉलिसी के बिहाव पर तो इंडिया और पाकिस्तान का इन्होंने जोग्राफिकल बंटवारा किया था, है ना। तो इन्होंने, और जिसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुई थी, और इंडिया और पाकिस्तान का जैसे इन्होंने बंटवारा किया था, इससे डिवाइड एंड रूल, ठीक है। डिवाइड एंड रूल से पॉलिसी थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जब इनको डिवाइड किया तो इससे क्या हुआ, कॉटन जूट जो थे वो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के हिस्से में चले गए ज़्यादातर, जो इंडिया में इंक्लूड थे। और जो दूसरा जो चीज़ होती है, जैसे कि
बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी और उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, राइट। फिर आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था फ्यूडल सिस्टम और था कैपिटल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये 24 अगस्त 1608 इन सूरत, ठीक है। अब 24 अगस्त को 1608 में जो ब्रिटिशर्स थे वो कम टू इंडिया आए थे। इट स्टार्टेड रूलिंग बैटल ऑफ पेरिस इन इंडिया। इंडिया में जो बैटल ऑफ पेरिस था 1757 में वॉर हुआ था दो राजाओं के बीच में, जैसे होता है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल के जो नवाब ऑफ बंगाल जो थे ना उन्होंने, और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच ना बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। इट डिवाइडेड बाय 5 पार्ट्स, ओके। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा था इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा था फॉरेन ट्रेड, चौथा था डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड 5th था इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। फिर पहला हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मतलब पाँचों पार्ट्स को आराम से धीरे धीरे डिवाइड करके पढ़ेंगे, ओके। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, ठीक है, जो हम खुद के लिए उसको उगाते हैं और खुद ही उसको यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ओके। कमर्शलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन से करवाई थी, कौन सी एग्रीकल्चर में कौन सी ये वाली फार्मिंग करवाई थी, कमर्शलाइजेशन, ओके। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है लॉ लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आउटपुट हेक्टेयर ऑफ अ लैंड, टेक्नोलॉजी, इसमें मेनली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लैक ऑफ इरिगेशन यूज़ होता है, फर्टिलिटीज़ हमें मिलती हैं, रेदर देन इट्स कॉल्ड अ लॉ लेवल ऑफ अ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर तुम इसको इंक्लूड भी कर सकते हो, जैसे कि ऑल दिस मेड इन अ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉजेज अ पर्पसल लॉ लेवल ऑफ अ प्रोडक्टिविटी। एंड देन फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, हैवी डिपेंडेड ऑन अ रेनफॉल्स। जब पिछले टाइम में ज़्यादातर जो लोग थे ना वो किस पे डिपेंड रहते थे, रेनफॉल पे, राइट। तुमने एक लास्ट 10th क्लास में एक स्टोरी है, चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, तो तुमने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक वो पर्सन होता है जो गॉड से प्रे करता है कि रेन हो जाए, मतलब वो जो रेन होती है ना, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो रेन ड्रॉप्स को क्या मानता है, एट द कॉइन मांगता है, ठीक है। वो मतलब गॉड पे इतना फेथ करता है कि गॉड को कहता है कि वो रेन ड्रॉप्स कर दे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि उसकी जो सारी उसने जितनी भी फसल की होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो हैवी डिपेंडेंट ऑन अ रेनफॉल, अगर ज़्यादा बारिश होती है उससे क्या होती है, रेनफॉल डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है लैंड एंड रेवेन्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट्स अच्छे से गाइस पढ़ लेना, ठीक है। इसमें ये स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये आ जाता है, 3 मार्क्स का तो ये आता ही आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजन्स, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अब इसके अंदर पहले जो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या था, ठीक है। इसके अंदर ना 3 सिस्टम थे, ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, ठीक है। तो मेनली हमारे सब्जेक्ट में, हमारी बुक में हमें ज़मींदारी सिस्टम पढ़ाया गया, तो हम उसी को फोकस करते हैं, वही पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर हमें आता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीज़न में फर्स्ट तो आ गया कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, सेकंड में क्या आ गया, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट करते थे, फोर्स करते थे कमर्शलाइजेशन के, इंडिगो के लिए कि इंडिगो की फार्मिंग करो, उसके लिए फोर्स करते थे, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल इंडिगो, ओके।
तो ये तो हमने रीजंस पढ़ लिए। उसके बाद हमने एक ज़मींदारी सिस्टम हमारी इंडिया में यूज़ हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ करवाया, ठीक है। तो अब हम ज़मींदारी क्या होती है हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, फर्स्ट पॉइंट हमारा एक कॉर्नवेल था, ठीक है। ब्रिटिशर्स था, उसने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि ज़मींदार जो होते थे ना, मतलब वो एक्चुअल ओनर नहीं होते थे लैंड के, वो किसी से बाय करते थे। अनदर पर्सन ज़मींदार के पास अपनी जो ज़मीन थी वो अपनी ज़मीन पे दूसरे लोगों से काम करवाता था, ठीक है। मतलब उनकी भी ज़मीन हड़प लेता था और खुद मतलब दूसरों की ज़मीन को वो अपनी बनी ज़मीन बना लेता था। कोई कोई ज़मींदार होता था वो जो एक्चुअल लैंड का ओनर होता था, ठीक है। फिर हैड टू पे अ फाइनल अमाउंट ऑफ अ लगान ऑन द फाइनल डेट। अब लगान, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, लगान, क्योंकि ज़मींदार जो होते थे वो लगान लेते थे, और वो जो लगान लेते थे वो किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो जो ज़मींदार थे वो ब्रिटिशर्स के नीचे काम करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स ज़मींदार को कहते थे तुम पर्सन, मतलब जो जनता को तुम कैसे भी ट्रीट करो, आई डोंट केयर, कैसे भी जितना भी तुम्हें जितना उनको ट्रीट करना है, जितना मारना है, जितना जो करना है करो, मुझे सिर्फ लगान से मतलब है। उसको सिर्फ ब्रिटिशर्स को सिर्फ पैसे से मतलब था और किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ठीक है। फॉलोइंग टू डू लूज देयर प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अब जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो ज़मींदार को लगान नहीं दे पा रहा, अब लगान नहीं दे पाएगा तो ज़मींदार क्या करेगा, उसकी ज़मीन ले लेगा, है ना। यही करते रहते वो लोग कि अगर वो लगान नहीं दे पाया तो उसकी ज़मीन ले लेते थे, ठीक है। इसमें मैंने एक ये तुम्हें ट्रायंगल रिलेशनशिप समझाने के लिए बनाया है, तो ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए ठीक रहता है और याद भी रहता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स थे, उसके नीचे कौन था, ज़मींदार किसे लेता था, फार्मर से, फार्मर किसको देता था, ज़मींदार को, ज़मींदार किसको देता था, ब्रिटिशर्स को। और जो लगान थी वो मेनली किसको जाती थी, ब्रिटिशर्स को, ज़मींदार को नहीं जाती थी, लेकिन बीच में ज़मींदार खा जाते थे उसको, इतने ऑनर तो वो थे ही नहीं। ज़मींदार व गिव इंडिमर्स राइट टू एन ब्लॉक्स फार्मर, ओके। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सेकंड सेक्टर हमारा कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके अंदर हमारा है पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था वो पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड मोटिव थे इसके अंदर, टू गेट अ रेडीमेड मटेरियल फॉर देयर फिनिशिंग गुड्स, ठीक है। टू गेट अ रेडीमेड मटेरियल्स को वो बाय करते थे, देयर फिनिशिंग गुड्स, और उनको फिनिशिंग गुड्स को बनाते थे, ठीक है। टू गेट चीप लेबर एंड एंड रॉ मटेरियल, देखो अब वो चीप लेबर को तो यूज़ करते थे और क्या बनवाते थे, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो प्राइमरी मोटिव ऑफ अ ब्रिटिशर्स रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फॉल्ट, ठीक है। जो मैंने तुम्हें टू फॉल्ट बताए हैं उनमें ये क्या करते थे, ये करते थे कि चीप रेट पे सामान को बनवाते थे, रॉ मटेरियल्स वगैरह को लेबर से बनवाते थे और बहुत 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 ज़्यादा पैसे में दूसरी कंट्री में जाके बेचते थे। तो इनको तो प्रॉफिट ही हो रहा था ना। और जो इंडियंस थे वो हैंडीक्राफ्ट्स अपने हाथों से सारा सामान बनाते थे, लेकिन ये उसी मतलब इनको तो मिलता, मतलब इंडियन वालों को तो पैसा इतना नहीं मिलता था। अगर वो 2 रुपये की चीज़ बना रहा है तो वो उसमें हाफ़ रेट में ही उससे लेते थे, उससे ज़्यादा रेट में नहीं लेते थे। फिर उसके बाद हमारी उन्होंने फिर एक पॉलिसी निकाली, मतलब अगर देखो इन ब्रिटिशर्स बनवा रहे हैं सामान किससे, इंडियन से, ठीक है। अब इंडियंस अगेंस्ट भी तो जा सकते हैं, मना कर दिया कि तुम हमें पैसे कम दे रहे हो, हम नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ होने लगी, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसी निकाल दी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या था, टैरिफ पॉलिसी निकाली ऑफ द स्टेट टैक्स ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स। इसके अंदर क्या था कि टैरिफ पॉलिसी निकाली थी इन्होंने। उसके अंदर क्या था, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो गुड्स हो रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब इंडियन सब दूसरी कंट्री में जाके बेच ही नहीं सकते, बेचना है तो हमें बेचो, बनाकर दूसरी कंट्री में जाके बेच रहे हो तो टैक्स दो। अब इंडियंस इतना टैक्स कहाँ से देंगे, फार्मर इतना टैक्स कहाँ से देगा, बंदा खाने के लिए
दो रोटी नहीं है उसके पास और वो टैक्स भरेगा। मतलब अगर वो कुछ कमाना चाह रहा है तो वो भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, मतलब खाने के लिए अगर खाना चाहिए, पैसे चाहिए, तो अपना रॉ मटेरियल, अपना सामान हमें बेचो चीप रेट पे, ठीक है। लेकिन तो अगर तुम दूसरी कंट्री को जाके बेच रहे हो, दूसरी जगह पे जाके बेच रहे हो, दूसरे इंडस्ट्रियल्स को बेच रहे हो, तो उस पर क्या लगेगा, इनपुट्स और एक्सपोर्ट का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर था इंपोर्ट ऑफ फार्मिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स नो टैक्स। अगर हम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल और फार्मिंग गुड्स जो भी हम दे रहे थे, ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स को दे रहे थे तो हमें कोई टैक्स नहीं लग रहा था, वो हमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। देन अगर हमने किसी और को दिया तो वो एक्सपोर्ट का जो हमारा सामान है वो हैवी टैक्सेस में बढ़ जाएगा। मतलब जितना हमें कमाना नहीं होगा उतना हम दे देंगे, है ना। तो उन्होंने ये टैरिफ पॉलिसी निकाली। गाइज ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। और देन उसके बाद हमारा आता है, ये देखो इसके अंदर था सरप्लस ट्रेड क्या था। अब ये सरप्लस ट्रेड क्या है, ये देखो। अगर ना बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है कि तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि किसी भी डाटा की हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे हैं, तो देन अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कैसे कितने पे हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है सरप्लस हो रहा है, सरप्लस ट्रेड हो रहा है, अगर उससे कम हो रहा है ट्रेड डिफिसिट्स हो रहा है, अगर इक्वल हो रहा है तो बैलेंस ट्रेड हो रहे हैं। इसके अंदर ये था। तो देन though Indian was a export raw material, still it was having large trade surplus due to export of primary goods. Guys remember that primary goods are raw material, okay, भूलना मत, रॉ मटेरियल को ही प्राइमरी गुड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्स्टेब्लिश ऑफ सम मॉडल्स इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी। इसके अंदर क्या था, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स हुए थे। और कॉटन मेनली कहाँ मिलता था, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। जूट्स था वो बंगाल में। उसके बाद इंडिया में आई 1907 में टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये क्या बनाती थी, सीमेंट, पेपर मिल्स एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज़। एंड फोर्थ पॉइंट आता है लॉ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में इस इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूट हो रहा था, लिमिटेड रॉ ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर को ये इसमें क्या उसका क्या इंक्लूड हो रहा था। देन उसके बाद आता है कॉजेस, ठीक है। अब हम किसी भी पॉइंट को हम पढ़ते हैं तो मेनली अगर हम उसके फ़ायदे नुकसान सब चीज़ बताते हैं, ठीक है, उसके कारण बताते हैं। देन इसमें भी यही है, कॉजेज़ भी है। अब कॉजेज़ क्या थे, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी थी, दी अपीयरेंस ऑफ अ कॉन था जिसमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। एडवर्टाइजमेंट लाइक कि मैंने अपनी कंपनी खोली है और मुझे अपनी कंपनी का ये मैंने नाम रखा है, और मेरी जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतना मेरा जो सामान है वो इतना ज़्यादा बचेगा। इसमें देखो जैसे ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे बहुत ज़्यादा जैसे जिस पर्सन की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ती है, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है ना, तो उन लोगों को लोग हायर करते हैं ताकि वो उनका एडवर्टाइजमेंट करें। और उनका इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा तभी तो उनको शो होएगा कि मतलब उनके फॉलोवर्स ज़्यादा है, उनको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या था, टफ़ कॉम्पिटिशन्स, मतलब इंडियन और ब्रिटिशर्स और बहुत सारी कंपनीज आ गई थी जिसमें क्या था, टफ़ कॉम्पिटिशन्स था। देन उसके बाद आता है चेंज इन डिमांड पैटर्न, पीपल प्रेफर फॉरेन गुड्स। अब देखो जो पीपल थे वो प्रेफर कर रहे थे फॉरेन गुड्स। वो क्यों कर रहे थे, बिकॉज़ वो सस्ता मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था। अब देन तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, तुम खुद सोचो, ठीक है। अगर एक कप है, ठीक है, एक इंडिया में बना है और एक फॉरेन में बना है, तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे। तुम ये सोचोगे हाँ भाई बाहर से आया है, यूएस से आया है, यहाँ से आया है, चाइना से आया है, देन मैं तो इसी को प्रेफर करूँगा, बाहर से आया है, फॉरेन का है ये, है ना। तो ऐसे था उस टाइम भी। और इसमें फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स कौन से थे, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, इम्पोर्ट ऑफ फार्मिंग गुड्स। अब
अब मशीनरी यूज़ होने लगी तो एम्प्लॉयमेंट तो गया ही था, अब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बन गया, और वो भी कम नहीं, बहुत हाई लेवल पे। देन थर्ड हमारा आता है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या थी? नेट इम्पोर्टर, फिनिशिंग गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। फिर थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, घुमा फिर आके ये क्वेश्चन आएगा, देन तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही बहुत अजीब से, मतलब टीचर ना दे देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसका आंसर ये था। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। ड्रेन of Indian wealth during British rules. Okay, under the British rule, Indian become an exporter on a primary products. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी प्रोडक्ट कौन से थे? रॉ मटेरियल, राइट, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। एंड इम्पोर्टर ऑफ अ फिनिशिंग गुड्स, देयर वर ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, हाउ एवर एक्सपोर्ट सरप्लस वर यूज। ओके, तो इसके अंदर था, अब देखो जैसे इसमें दे रखा है एडमिनिस्टर एक्सपेंसेस, वॉर, एक्सपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज, मतलब इसके अंदर वो अपनी वॉर वाली चीज़ें बनवाते थे, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज वाली चीज़ें बनवाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो बनवाते थे। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल ओवर का मतलब होता है ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल। ठीक है, वो एक कंट्रोल बनाना चाहते थे किसके ऊपर? ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्टर है ना, इम्पोर्टर है, इंडिया के जो इंडिया से जो इंपोर्ट हो रहा था और जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर मोनोपोली कंट्रोल पूरे इंडिया पे कौन? ब्रिटिशर्स बनाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल द ओपनिंग ऑफ द सुइस कैनाल इन द 1869 सर्व्स एज अ डायरेक्ट रोड फॉर द शिप ओपनिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, सुइस कैनाल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सुइस कैनाल क्या था? 1869 में ओपनिंग हुई थी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, एंड इंडियंस मार्केट ईजियर ग्रो करने लगा था। ठीक है, एंड देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन प्रोफाइल स्ट्रक्चर। कंडीशन प्रोफाइल स्ट्रक्चर, तुम इनमें से कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसे डेमोग्राफी प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुई थी? 1881। ठीक है, 1 मार्क में आ जाता है, तो डेट्स हमेशा याद रखना। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुई थी? 1881 में। देन 1921 में क्या हुआ था? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। और ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्या था वो सुनो। Before 1921, India was in the first stage of the demographic transaction. The second stage of a transaction become after 1921. So the year of the Great Divide, before 1921, India was in the first stage of the demographic transaction. The second stage of a transaction become after 1921. So the year 1921 is described as the year of the Great Divide. That's why हम इस year को year of the Great Divides बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा आता है कीप ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हाँ, ये भी है कि 1921 से, जब से ये ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड चला है ना, तब से आज 2021 है, तब 1921 से लेकर 2021 से जो पॉपुलेशन है इंडिया की कीप ऑन इंक्रीजिंग, कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुई है उस टाइम से अभी तक, इंक्रीज़ ही होती है। मतलब जब भी कैलकुलेट किया गया है डाटा हमेशा इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई। देन उसके बाद है हाई बर्थ एंड डेथ बर्थ। अब इसके अंदर क्या था? हाई बर्थ एंड डेथ बर्थ। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन बोर्न फॉर 1000 इन ईयर। बर्थ, ओके, ये बर्थ रेट का हो गया। फिर डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। जैसे मैंने दे रखा है 48 बर्थ रेट है और 40 डेथ रेट है, किस में से? 1000 में से। ओके, सेकंड है हमारा एक्सट्रीमली लॉ लिटरेसी रेट। अब इसके अंदर जो टोटल था 16% है
टोटल है कि 16% जो थे लोग थे वो पढ़े लिखे थे, और देन 7% वुमेन थी जो पढ़ी लिखी हुई थी, बाकी नहीं थे। 16% जो लोग थे वो टोटल है, और जो 7% फीमेल्स थी वही पढ़ी लिखी थी। देन उसके बाद आता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। अगर हमें उस टाइम फैसिलिटीज़ इतनी सबको दी भी नहीं जाती थी, जो रिच पर्सन थे, जो रिच पीपल थे, वही उनको ही मिलती थी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसके अंदर मोर्टेलिटी जो रेट है वो 1000 पे कितना है 218, ठीक है। और जैसे ही अब 218 क्या था उस टाइम, क्या था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेलिटी रेट्स इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है। मतलब एक साल में कितने जो बच्चे हैं जो बॉर्न बच्चे थे वो कितने मरते हैं, ठीक है। तो वो उनका रेट बता रखा है, ठीक है। फिर उसका आता है लॉ लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें 44 ईयर्स तक ही, मतलब अभी मतलब 44 ईयर्स तक ही जीते हैं, लेकिन नहीं सॉरी, पहले 44 ईयर्स तक था, 44 ईयर्स से 68 ईयर्स तक, मतलब इन दोनों में ना इतना ही था, मतलब लास्ट 68 ईयर्स। और कोई तो होता था वो तो 70 80 90 100 भी क्रॉस किया है किसी ने, मतलब मेनली जो मेज़र किया जाता वो 68 था, ठीक है। फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, पॉइंट नहीं सॉरी स्ट्रक्चर है ये तो हमारा। हम फिफ्थ स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या लेकर आए थे, रेलवेज़ लेकर आए थे, रोड्स लेकर आए थे, पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स लेकर आए थे, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स लेकर आए थे। ये सब तो लेकर आए थे, लेकिन किसके लिए लेकर आए थे, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं लेकर आए थे, ठीक है। अब जो रोड्स थे, अब इनके लिए भी उन लोगों ने क्या क्या किया था, मतलब अपने लिए ना, ताकि उनको इजीली ट्रैवल कर सकें, इसलिए उन्होंने रोड्स अच्छी बनवाई। फिर उसके बाद रेलवेज़ 1850 में उन्होंने इंडिया में रेलवे लेकर आए थे। कहाँ से, फर्स्ट रेलवेज़ ब्रिज लिंकिंग मुंबई विद थाने, मुंबई से थाने था, 1854 में हुआ था, ठीक है। डेट्स याद रखना, 1854, ठीक है, मुंबई टू थाने। फिर उसके बाद इन्होंने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनवाए। पोर्ट तो पहले से ही थे, ठीक है, इन्होंने और भी बनवाए। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राम्स वगैरह भी बनवाए, और इन सब से हमें भी मिली है। अब देखो, उन्होंने तो अपने लिए किया, जो भी किया उन्होंने उतना ही बनवाया जितना उनको ज़रूरत थी, ठीक है। बनाया किसने, इंडियंस ने बनाया ना, वो तो वहाँ से ब्रिटिशर्स को लेकर नहीं आए थे कि हाँ तुम बनाओ, बनाया तो उन्होंने था। अब देखो, अगर ये जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो मतलब ये हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हमें ये बताया गया है कि रोडवेज़ रेलवेज़, एक साल नहीं तो दूसरी साल, अगली साल, उससे अगली साल, मतलब कभी ना कभी तो इंडियंस इस चीज़ को बना ही लेते है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बनाया बिकॉज ऑफ उनको अपने लिए ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने अपने लिए बनाया। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक श्योर कि आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।